दोस्तों लत इतनी गंदी आदत है, किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को, किसी भी हद तक गिरा देता है और उसको खुद नहीं पता चलता कि वो किस स्तर तक गिर चुका है। उससे समाज पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं फ़र्क पड़ता है, उसे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ़ अपने आप को देखता है कि हाँ, मैं सही हूँ, कोई क्या सोचता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, चाहे वो नशे की लत हो, चाहे वो शारीरिक सुख प्राप्त करने की लत हो, गैर औरतों की लत हो, गैर मर्दों की लत हो, नई-नई लड़कियों से दोस्ती करना, नए-नए लड़कों से दोस्ती करना, ये सारी लतें अगर एक बार इंसान को लग जाएँ, तो शायद वो इंसान वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही एक रचना नाम की लड़की होती है, जो कि मध्य प्रदेश की एक सीधे जिले की रहने वाली होती है। वो ना कि खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि अपने पति की ज़िंदगी और एक प्रधान की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर दी, शायद किसी ने सोचा नहीं था कि उसकी लत के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो जाएँगे। दोस्तों, आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन कहानी के बारे में जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश जिले की अ, मध्य प्रदेश का जो एक जिला लगता है सीधे जिले में एक छोटा-सा गाँव होता है, उस गाँव में एक रचना नाम की लड़की होती है, जो कि जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल होती है और उसकी शादी एक गणेश नाम के लड़के से होती है, जो कि 23 से 24 साल उसकी उम्र होती है। एक नॉर्मल कमाने-खाने वाला लड़का होता है। रचना इतनी खूबसूरत थी कि उसकी अपनी खूबसूरती बहुत ही नाज़ था दोस्तों और जिस-जिस तरीके से उसकी उम्र बढ़ रही थी, मानो उसकी खूबसूरती में 4 चाँद लग रहे हों। दिन प्रतिदिन उसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ती जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि भगवान ने उसको बड़ी ही फुर्सत से, बड़ी ही शिद्दत से बनाया हो। दोस्तों, जो भी उसको देखता था, एक बार वो ज़रूर सोचता था कि काश ये मुझे मिल जाए और उसकी सारी तमन्नाएँ उसके साथ पूरी हों और वो सब कुछ उसके साथ में जो कर ले, जो एक पति-पत्नी के बीच में होता है। दोस्तों, रचना जो थी, वो भी वैसी ही लड़की थी। अगर किसी से भी उसकी बातचीत स्टार्ट हो जाती थी, तो कभी किसी को मना नहीं की हम बिस्तरी करने में, शारीरिक संबंध बनाने में। अगर उससे किसी की दोस्ती हो गई, अगर तो वो उसके साथ शारीरिक संबंध अगर वो कहे, ना कहे, लेकिन वो खुद कहती थी, मुझे ये करना है। इतनी लत उसकी लग चुकी थी जैसे एक उसका पैशन बन चुका था गैर मर्दों का और गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दोस्तों। जो उसका पति गणेश होता है दोस्तों, वो उसे अक्सर समझाया करता कि तुम ऐसा सब मत करो क्योंकि ठीक है तुम्हारी शादी नहीं थी जो तुमने किया, किया लेकिन अब ये सब मत करो और धीरे-धीरे इन दोनों में समझाते-समझाते धीरे-धीरे जब रचना उस चीज़ को नहीं समझी, तो इन दोनों में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे और होते-होते लड़ाई झगड़े करते-करते इन दोनों को 2 बच्ची भी पैदा हो गई। मतलब इन दोनों के 2 संतान भी हो गए, लेकिन रचना फिर भी समझने का नाम नहीं ले रही थी। गणेश जो था दोस्तों, वो यही सोच रहा था, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल सुधर जाएगी, बच्चे हो जाएँगे, सुधर जाएगी। लेकिन ये देखते-देखते 2 बच्चे हो जाने के बाद लेकिन रचना का जो लत था, वो पहले से कहीं ज़्यादा अब और हो गया था। दोस्तों, अब जो गणेश था, वो रचना से एकदम तंग आ चुका और उससे अलग होने का फैसला कर लेता है। लेकिन दोस्तों शायद आपको मालूम हो कि मध्य प्रदेश वगैरह में अभी भी पंचायत का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब जगहों पे अभी भी पंचायत का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो मामला होता है ये पंचायत में जाता है। पंचायत जो उस ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, प्रधान जी होते हैं, रचना के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन कभी रचना को देखे नहीं थे। दोस्तों, जब ये मामला पंचायत में जाता है, पंचायत में जाने के बाद जब प्रधान जी जो होते हैं, उनकी उम्र लगभग 35 से 36 साल होती है और जब वो रचना को देखते हैं, तो उनका भी एकदम मन डोल जाता है। उनको लगता है कि काश ये मुझे मिल जाती। मैं अपनी सारी हसरतें, अपनी सारी तमन्नाएँ पूरी कर लेता। प्रधान जी और रचना के बारे में इतना कुछ आगे बढ़ जाता है
प्रधान जी रचना से कहते हैं कोई बात नहीं है, अगर तुम अपने पति को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो और जो भी कुछ होगा मैं देख लूँगा। और जो रचना होती है वो उन बच्चों को कहती है गणेश को कि जी नहीं तुम ही रख लो, मुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। और गणेश जो होता है बच्चों का रख लेता है, लेकिन किसी बात पर सहमति नहीं बन पाती। गणेश जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। अब दोस्तों, जो पंचायत में मामला चल रहा था वो कोर्ट में पहुँच जाता है। कोर्ट में पहुँचने के बाद दोस्तों, जो प्रधान जी होते हैं, वो रचना को ले जाकर के कोर्ट ले जाने लगते हैं, लाते हैं और प्रधान जी और रचना के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है, प्रेम संबंध चलने लगता है। दोस्तों, अब दोनों के बीच में एक दिन शारीरिक संबंध बनता है और शारीरिक संबंध बनने के बाद जो प्रधान जी को मज़ा आता है, शायद वो अनुभव करते हैं कि इतना मज़ा तो मुझे मेरी बीवी से नहीं मिला, जितना मुझे रचना से मिला। अब प्रधान जी का एक मंतव्य बन गया था कि किसी न किसी तरीके से हर दिन या हर रात मैं रचना के साथ में रहूँ। इससे उनकी एक लत सी लग गई थी प्रधान जी को और प्रधान जी अब रचना को कहीं न कहीं हर रात पाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने शहर में सीधी शहर में प्रधान जी एक किराए का रूम लेते हैं और रचना को वहीं रख देते हैं और खुद भी अक्सर वहीं रहने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे करते-कराते लगभग 1 से डेढ़ साल बीत जाता है। रचना का एक दिन अचानक तबीयत खराब हो जाता है। प्रधान जी जो हैं, वहाँ से अ, लगभग 90 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल होता है। रचना को लाकर के वहाँ पे एडमिट करवाते हैं। एडमिट करवाने के बाद जब जाँच-पड़ताल होती है, तो पता चलती है कि रचना जो है वो गर्भ से है। रचना को जब ये पता चलता है कि मैं गर्भ से हूँ, तो प्रधान जी के ऊपर दबाव डालती है कि अब आप मुझसे शादी कर लो, अब मैं इस तरह से नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। प्रधान जी साफ मना कर देते हैं, कहते हैं देखो, तुम्हें जिस तरह से रहना है उसी तरह से रहो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें कैसे करूँगा और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं एक मुखिया हूँ, एक प्रधान हूँ, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तो मेरे राजनीतिक करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रचना जो थी दोस्तों, वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। अब प्रधान जी इतना नाराज़ होते हैं कि रचना को उसी हॉस्पिटल में छोड़कर वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद इतना टेंशन में होते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें? इसी बीच में प्रधान जी का एक भतीजा होता है, जिसका नाम दीपक होता है। वो आता है प्रधान जी से मिलने, प्रधान जी का लटका हुआ चेहरा, उतरा हुआ चेहरा देखता है तो पूछता है, "क्या हुआ चाचा जी?" प्रधान जी ना चाहते हुए भी दीपक को सारी सच्चाई बताते हैं। एक बार तो दीपक उनको नसीहत देता है कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आप गाँव के मुखिया हो, एक प्रधान हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जो कर लिए हो उसको बदला तो नहीं जा सकता, बस यही है उसको सुधारा जा सकता है। कहते हैं टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। दीपक का एक दोस्त होता है, उससे बात करता है वो, कहता है कोई बात नहीं है, कल हम लोग चलेंगे हॉस्पिटल। अब ये तीनों लोग दूसरे दिन उस हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद रचना को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। रचना कहती है कि जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लोगे, तब तक मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, चाहे मुझे यहाँ महीनों रहना पड़े। जो दीपक होता है प्रधान जी का भतीजा, वो कहता है तुम्हारी शादी करवाने के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन अब इतना तत्काल में जितना तुम सोच रही हो उतना तत्काल में शादी नहीं हो सकती, इसलिए अभी घर चलो और कल हम लोग कोर्ट चलेंगे। वहाँ पे कुछ कानूनी प्रक्रियाएँ होती हैं, वो सब पूरा करना पड़ता है और कल पूरा दिन समय रहेगा और कल हम तुम्हारी कोर्ट मैरिज करवा देंगे। रचना भी सोचती है शायद ये ठीक कह रहा है और रचना वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाती है। प्रधान जी की 4 चक्का गाड़ी होती है, आके उसमें दोनों बैठते हैं, दीपक और दीपक का दोस्त आगे बैठते हैं, प्रधान जी और रचना जो होती है वो पीछे बैठते हैं। अब ये चारों वहाँ से उस हॉस्पिटल से निकलते हैं, ना हॉस्पिटल से निकलने के बाद प्रधान जी का मूड तो खराब था ही, लेकिन इन तीनों का एक बहुत ही खतरनाक प्लान था रचना के बारे में, जो कि रचना को नहीं पता था। दोस्तों, प्रधान जी लगभग 1 घंटा सफ़र करने के बाद लगभग 3 से 4 बजे का समय हो रहा था। दीपक से कहते हैं, "दीपक, कहीं किसी
दारू का दुकान मिले तो रोकना कि मूड बहुत खराब है, मुझे दारू पीना है। दीपक थोड़ी ही देर में एक दारू की दुकान दिखाई देती है, वहीं पे रोकता है और रोकने के बाद प्रधान जी जो होते हैं वो वहाँ पे जाके ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद वापस आते हैं। वापस आने के बाद जब गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ से चलते हैं, थोड़े दूर पर एक सुनसान सा जगह होता है, गाड़ी वहाँ पर रोकते हैं, रोकने के बाद प्रधान जी रचना को उस सुनसान जगह पर थोड़ा जंगल टाइप का था, वहाँ पर लेके जाते हैं और उसके साथ में प्यार करने लगते हैं। रचना जो थी वो भी मना नहीं करती है क्योंकि वो कोई पहली बार नहीं था, प्रधान जी के साथ में लगभग सालों से रह रही थी और वो दिखाना चाह रही थी शायद दीपक और उसके दोस्त को कि देखो ये मेरे साथ किस तरह से रह रहे हैं। लेकिन शायद रचना को ये नहीं पता था कि इन तीनों का जो प्लान है वो क्या है। प्रधान जी रचना के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद जो दीपक होता है उसका भतीजा, फिर वो रचना के पास जाता है, रचना विरोध करती है, कहती है मैं तुम्हारी चाची लगती हूँ। कहते हैं कैसी चाची? रखेल तो रखेल होती है, चाची कैसी हो सकती है? चाची चाची तो मेरी एक ही है जो मेरे घर पे है। दोस्तों, अब उसके विरोध करने के बाद जो प्रधान होता है और जो दीपक का दोस्त होता है, वो दोनों रचना का हाथ और पैर पकड़ लेते हैं। अब बारी-बारी से रचना का जो प्रधान जी का भतीजा होता है और जो भतीजे का दोस्त होता है, वो दोनों उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी उसका बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं। और उसके बाद दोस्तों वहीं वो तीनों मिलकर के रचना का गला दबाकर हत्या कर देते हैं और रचना वहीं पर मौके पर दम तोड़ देती है। जब ये तीनों अपनी प्यास बुझा लेते हैं और उसके बाद उसको मार देते हैं। मारने के बाद दोस्तों ये सोचते हैं अब इसको क्या किया जाए, कहाँ लेके जाया जाए? ये सोच विचार करने के बाद प्रधान जी के दिमाग में एक ख़्याल आता है कि अपने यहाँ पर एक कुआँ है और उस कुएँ पर कोई जाता-आता है नहीं, सुनसान जगह पर है, क्यों ना इसको ले चल कर के उस कुएँ में फेंक दिया जाए। तीनों की सहमति बनती है और रचना को गाड़ी में वापस लाकर बिठाते हैं। लगभग 5 बजे का समय हो रहा था और वापस लाने के बाद वहाँ पहुँचते-पहुँचते लगभग रात को 8-9 बज जाते हैं। रचना को ले जाकर के उस कुएँ में फेंकने वाले थे, तभी प्रधान जी के दिमाग में एक आइडिया आता है, कहते हैं अगर इसको ऐसे ही फेंक दिया गया और पुलिस अगर पता लगा पाई, तो तुरंत पहचान जाएगी और हम लोग फँस सकते हैं। प्रधान जी रचना का जो गला है वो धड़ से अलग कर देते हैं और जो रचना का शरीर है, वो एक बोरे में भर करके और एक पत्थर बाँध करके उस कुएँ में फेंक देते हैं और जो रचना का सर होता है, वो वहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर दूर एक नहर होती है, लाके उस नहर में फेंक देते हैं। अब प्रधान जी और उसके भतीजे और उसका दोस्त अपने-अपने घर चले जाते हैं, इत्मीनान से रहने लगते हैं। दोस्तों इधर जो रचना का भाई है, 3-4 दिन बीत जाने के बाद लगभग 13-14 अगस्त की बात है, जब उसका फ़ोन नहीं लगता, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी बहन के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है। कहता है मेरी बहन का आज लगभग 1 हफ्ते से फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझे कहीं न कहीं किसी अनहोनी का डर है, लेकिन जो पुलिस होती है कहती है कहीं चली गई होगी, थोड़ा वेट कर लो। पुलिस उस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन दोस्तों, ये अगस्त 2025 की बात है, उस कुएँ के आस-पास कुछ चरवाहे अपने गाय-भैंस चरा रहे थे, उनको बदबू धीरे-धीरे आ रही है, लेकिन एक चरवाहे की भैंस जो उस कुएँ के पास चली जाती है, वो चरवाहा चाहता है कहीं उसकी भैंस उस कुएँ में ना गिर जाए, उसको वापस लाने के लिए जाता है, हाँकने जाता है। तब जब उस कुएँ के पास पहुँचता है तो उसको और ज़ोर से बदबू आती है। दोस्तों, जब वो कुएँ में झाँक कर देखता है, तो उसको एक बोरा टाइप का दिखता है, जिस कुएँ में झाँकता है और ज़ोर से बदबू आती है। वो सारे लोग को बुलाता है, सारे लोग आते हैं तो कहते हैं कहाँ कि कुछ ना कुछ तो उस बोरे में है जो कि बदबू आ रहा है। दोस्तों, पुलिस को सूचना दी जाती है, सीधे पुलिस को सूचना दी जाती है, सीधे पुलिस मौके पर पहुँचती है। अ, उस बोरे को बाहर निकाला जाता है, जब बाहर निकाला जाता है, उस बोरे को खोला जाता है, तो पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसमें एक सड़ रही लाश जो कि उसके सर नहीं होता, एक सरकटी लाश होती है एक महिला की। पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि लाश किसकी हो सकती है,
लेकिन पता नहीं लग पाता। जो रचना का भाई होता है वो भी आता है, कहता है ये शायद मैं जहाँ तक 80% श्योर हूँ मेरी बहन का ही लाश है और उसका सर नहीं है। जो उसका भाई होता है वो कहता है कि इसकी जो बात है वो गांव के प्रधान से होती थी। इसके जो पति का केस था वो प्रधान जी सलटवाने की कोशिश कर रहे थे और प्रधान जी और मेरी बहन के बीच में काफ़ी बातचीत होती थी और मुझे शक है कि कहीं प्रधान जी ने ही कुछ ना करवाया हो। अब पुलिस जो होती है वो रचना का कॉल डिटेल निकलवाती है। जब रचना का कॉल डिटेल निकलता है तो प्रधान जी का काफ़ी लंबे-लंबे बातचीत का कॉल डिटेल निकलता है। शक के आधार पर प्रधान जी को पुलिस गिरफ्तार करती है। प्रधान जी को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो प्रधान जी इधर-उधर घुमाते हैं पुलिस को। फिर पुलिस प्रधान जी का भी कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें उस कई मौकों पर प्रधान जी के जो भतीजे का नंबर है वो भी काफ़ी शो करता है। प्रधान जी के भतीजे को जब गिरफ्तार करने पुलिस जाती है तो प्रधान जी का जो भतीजा था वो थोड़ा क्रिमिनल टाइप का था, वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है। जवाबी कार्रवाई में उसको एक गोली लगती है, वो भी घायल हो जाता है। तो घायल होने के बाद पुलिस जब लाती है तो सारा गुनाह कबूल करता है, कहता है हाँ, हमने और प्रधान जी ने और एक मेरा दोस्त है, हम तीनों ने मिल कर के पहले उसका रेप किया और उसके बाद उसको मार दिया। मार करके उसको इस कुएँ में फेंक दिया और जो उसका सर था, वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो नहर है, उसमें हमने फेंक दिया था। अब दोस्तों पुलिस जो है, वो दीपक के दोस्त को भी गिरफ्तार करती है। प्रधान जी के ऊपर 302 के तहत मुकदमा पुलिस दर्ज करती है और उन दोनों के खिलाफ प्रधान जी के सहयोग के जुर्म में धारा 307 के खिलाफ और रेप के केस में इन तीनों का मुकदमा दर्ज किया जाता है और चालान करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों अब इन तीनों का जो है केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है क्या रचना ने सही किया? जब उसकी शादी हो गई थी, उसके बच्चे भी हो गए थे, तो क्या इतना भी शारीरिक सुख प्राप्त करना इतना भी ज़रूरी था? क्या उसके पति से उसको शारीरिक सुख नहीं मिलता था? अगर उसके पति से वो शारीरिक सुख नहीं मिलता था, तो 2 बच्चियाँ कहाँ से आई थीं? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बस एक आपको जागरूक करना है कि आप कभी ऐसे दलदल में ना फँसे, आप कभी ऐसी गलती ना करें कि आपका बसा-बसाया घर, आपका बसा-बसाया परिवार रोड पर आ जाए। रोड पर आ जाए नहीं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आपके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। बस यही इस कहानी को सुनाने का मकसद था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।